नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। मैं 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक राष्ट्रपति के ऊपर एक वीडियो श्रृंखला जारी की थी और 5 वीडियो मैंने राष्ट्रपति के विभिन्न एस्पेक्ट के ऊपर जारी किए थे और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो शेयर किए थे विद्यार्थियों के लिए। तो काफी विद्यार्थियों के मेरे पास फोन आए, उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला और मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैडम हमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और महाभियोग के बारे में भी आप एक क्लास हमारे लीजिए, एक वीडियो हमारे लिए जारी कीजिए। तत्पश्चात मैंने उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर आज का ये मेरा वीडियो तैयार किया है। ये मेरा ई कंटेंट जो होगा वो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, किस तरह उसकी निर्वाचन प्रक्रिया होती है। संविधान का अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में मैं सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। देखिए, चुनाव के जो तरीके हैं वो 2 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। जब जनता स्वयं वोट डालती है और किसी उम्मीदवार का चुनाव करती है तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव का तरीका। और जब जनता स्वयं नहीं वोट डालती है बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति जब वोट डालते हैं और किसी प्रत्याशी का निर्वाचन करते हैं तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष तरीका। तो हमारे यहाँ पे भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता द्वारा नहीं किया जाता है और एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात जब अपन करते हैं तो ये निर्वाचन मंडल क्या है और इसमें कौन कौन इसके सदस्य होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालने वाले जो व्यक्ति होंगे उनका जो समूह है उसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में 3 तरह के सदस्य होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश है जहां विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उनके निर्वाचित सदस्य। अर्थात संसद, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं होंगी उनके निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं या इसके सदस्य होते हैं, या मैं यूं कहूं कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि संसद के जो दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इस निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। आपको ये ज्ञात ही होगा कि जैसे हमारी संसद में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। इसी तरह लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो जैसे सेंटर में राष्ट्रपति करता है तो राज्यों में राज्यपाल मनोनीत करता है। इस तरह जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वो इस निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। मैं यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं व्यवस्थापिका के, विधानसभा और विधान परिषद, तो जो दूसरा सदन होता है विधान परिषद, जैसे अपने यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उनमें द्वितीय सदन भी है, विधान परिषद भी होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वो भी इस निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इस तरह ये निर्वाचन मंडल होता है जिसमें ये तीनों तरह के सदस्य होंगे और वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का कार्य करते हैं। अब तीसरा जो यहाँ व्यवस्था होती है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, तब सांसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ये मूल्य निर्धारण इस तरह से इसलिए किया जाता है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से जो प्रतिनिधि होते हैं वो अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सांसद सदस्य होते हैं वो करीबन 10 लाख के करीबन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो विधानसभा सदस्य होते हैं वो बड़े राज्यों में 2.5 लाख तक के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दूसरी तरफ अरुणाचल और सिक्किम जैसे राज्य भी हैं, वहाँ विधायक जो होते हैं, विधानसभा सदस्य जो होते हैं वो कुछ हजारों में ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हजारों की संख्या में ही मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये
जो विभिन्नताएं हैं उनको समान करने के लिए इनके मत का मूल्य निर्धारण किया जाता है, ताकि विधायकों के मत का मूल्य बराबर रहे, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप से हो और संघ और राज्यों के बीच में भी समानता बनी रहे। इसलिए इनका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, इनके मत की कीमत मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। इस मूल्य निर्धारण करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है। जब एक विधायक की वोट की वैल्यू निकाली जाती है तब एक सूत्र काम में लिया जाता है, एक फार्मूला अपनाया जाता है यहाँ पर, और वो फार्मूला होता है जैसे कि राज्य की कुल जनसंख्या, उस जनसंख्या के अंतर्गत उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 1000 के गुणनफल के दौरान जो संख्या आती है उसका उस जनसंख्या में भाग दिया जाता है, और जो संख्या प्राप्त होगी वो उस राज्य के विधायक की वोट की कीमत या वैल्यू होगी। इसी तरह संसद सदस्य के मत का भी मूल्य निर्धारित किया जाता है, और इसमें जो तरीका अपनाया जाता है वो ये होता है कि सभी राज्यों के विधायकों को जो मत प्राप्त होते हैं उनकी जो कुल वैल्यू होती है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाता है, और जो संख्या प्राप्त होगी वो सांसद के मत की मूल्य होगा। इस तरह विधानसभा सदस्य और सांसदों दोनों के वोट की वैल्यू निर्धारित कर दी जाती है, और उसी के आधार पर उनकी काउंटिंग होती है। फिर निर्धारित तिथि को जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव में जो तरीका अपनाया जाता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए, विजयी होने के लिए एक मतों का निश्चित कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। हम जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करते हैं उसमें जब मतदान करते हैं तो वहां पर तो ये तरीका होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीता हुआ माना जाता है, विजयी हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह का प्रावधान नहीं होता है। राष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। इसके लिए एक निश्चित मत संख्या, जिसको अपन निर्वाचन कोटा बोलते हैं, वो तय कर दिया जाता है, और उतने मत अगर वो प्राप्त करेगा तो ही वो निर्वाचित माना जाएगा। अब हमारे सामने यह आता है कि वो निर्वाचन कोटा कैसे निर्धारित करते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है, एक सूत्र अपने यहाँ पे अपनाया जाता रहा है, और वो ये होता है कि कुल वैध मत जो होंगे उनमें निर्वाचित सदस्य का भाग दिया जाता है। चूंकि अपने यहाँ निर्वाचित एक ही होता है, राष्ट्रपति का एक ही सदस्य का चुनाव किया जाता है, तो उसमें 1 प्लस करके अर्थात 2 का भाग कुल वैध मतों में दिया जाता है, और जो संख्या आती है उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है, और वो निर्वाचन कोटा होता है। तो जब निर्वाचन कोटा तय हो जाता है और ये निश्चित कर लिया जाता है कि इतने मत प्राप्त करने पर ही राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाएगा, विजयी माना जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब मतदान किया जाता है, निर्वाचक मंडल के सदस्य जब वोट डालते हैं तो उन्हें मतपत्र तो एक ही दिया जाता है और वो मत एक ही डालते हैं, लेकिन उस मतपत्र पर अपनी पसंदगी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं तो वो पहले नंबर पर जिसको चाहते हैं उसको फर्स्ट दे देंगे, दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरा, इस तरह वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपनी प्रायोरिटी उस मतपत्र पर लिख देते हैं, वो चॉइस उस पर डाल देते हैं और गुप्त मतदान कर देते हैं। मतदान होने के पश्चात निर्धारित तिथि को उनकी काउंटिंग होती है, और जब काउंटिंग होती है तो पहले प्रथम वरीयता या फर्स्ट प्रायोरिटी के वोटों की गिनती होती है। यदि फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाता है, या बहुमत से तात्पर्य कि जो अपन ने कोटा निर्धारित किया था मतों का, वो अगर उसे प्राप्त हो जाता है तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। लेकिन यदि फर्स्ट प्रायोरिटी में वो बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी की जाती है, वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और उसमें ये किया जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जिस उम्मीदवार को कम वोट मिलते हैं तो उस उम्मीदवार के सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के जो वोट होते हैं, सेकंड प्रायोरिटी को पहले लेते हैं, वो दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर किए जाते हैं। और वो इस तरह से होते हैं कि जिसके वोट ट्रांसफर किए जाने हैं उसके फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट तो रद्द कर दिए जाएंगे, और उसके जो सेकंड प्रायोरिटी होगी, सेकंड प्रायोरिटी पर जो मत होंगे वो अन्य उम्मीदवारों की फर्स्ट प्रायोरिटी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को वो बहुमत नहीं मिल जाता है, और जब वो बहुमत मिल जाता है तो उस व्यक्ति को विजयी या निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर एक बार
1969 में जब 5वें राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तब सेकंड प्रायोरिटी के मतों की गिनती की गई थी। उस समय राष्ट्रपति होते हैं वीवी गिरी, और वीवी गिरी को सेकंड प्रायोरिटी पे निर्वाचित घोषित किया गया था। दूसरे प्रत्याशी होते थे नीलम संजीव रेड्डी, और जिनके वोट ट्रांसफर किए गए थे वो तीसरे प्रत्याशी थे सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख के जो वोट थे फर्स्ट प्रायोरिटी के कैंसिल किए गए थे, और सेकंड प्रायोरिटी के वोट नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी को ट्रांसफर किए गए थे। उसके पश्चात वीवी गिरी को निर्वाचित घोषित किया गया था। इस तरह राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से किया जाता है। जब निर्वाचित घोषित हो जाता है राष्ट्रपति, तो उसके पश्चात निर्धारित तिथि को हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ ग्रहण करवाता है। और अपनी शपथ में राष्ट्रपति ये कहता है कि मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरस्त रहूंगा। और जब पद ग्रहण कर लेता है, ये शपथ ग्रहण कर लेता है, तो वो तिथि उसके पद ग्रहण की मानी जाती है, और उस तिथि से राष्ट्रपति अपना कार्य प्रारंभ करता है। मैं आपको यहाँ एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित यदि कोई विवाद होता है या कोई शंका होती है, तो वो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। लेकिन किसी राष्ट्रपति के चुनाव के समय यदि किसी राज्य की विधानसभाएं विघटित होती है या भंग होती है, तो उस समय उसके सदस्य वोट नहीं डालेंगे। और यदि किसी संसद सदस्य या राज्य विधानसभाओं का कोई पद रिक्त है, तो इस आधार पर हम निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति की ये चुनाव प्रक्रिया संपादित होती है। राष्ट्रपति की जिस निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जब संविधान सभा में भी विचार विमर्श चल रहा था, उस समय भी ये बात उठाई गई थी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष क्यों, प्रत्यक्ष ही करा लिया जाना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुन लिया जाना चाहिए। तब उस समय इसका तर्क दिया गया था कि राष्ट्रपति चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है हमारे, या वो संवैधानिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, इसलिए उसे जनता द्वारा निर्वाचित कराना और औपचारिक प्रधान उसको बनाए रखना एक न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। दूसरा ये भी तर्क दिया गया था कि अगर राष्ट्रपति को हम जनता द्वारा चुनने की व्यवस्था करेंगे तो बहुत सारा समय, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत सारी ऊर्जा खर्च होगी, बहुत सारा आर्थिक बर्डन भी देश के ऊपर आएगा, तो इसको अप्रत्यक्ष ही रखा जाना चाहिए। और तीसरा तर्क ये भी दिया गया था कि अगर हम राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाएंगे तो वो मंत्रिमंडल के साथ उसका टकराव हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुना गया जो व्यक्ति होगा वो शक्तियों की भी डिमांड करेगा, उनकी भी आशा रखेगा, तो एक टकराव हो सकता है। इसलिए चुनाव का जो तरीका है वो अप्रत्यक्ष ही रख लिया जाना चाहिए। जब अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति पर सहमति हो गई, तो उसके पश्चात एक और वहां पर मुद्दा उठाया गया था कि जब हम अप्रत्यक्ष ही चुन रहे हैं तो क्यों नहीं संसद सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए। तो इस संबंध में जब विचार विमर्श किया जा रहा था, तब संस्थानम जैसे सदस्यों ने ये बात रखी थी कि चूंकि संसद में तो किसी एक पार्टी का बहुमत हो सकता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी उस दलीय दृष्टिकोण से हो सकता है, या उस संसद में जिसका बहुमत होगा उस पार्टी से संबंधित या समर्थित व्यक्ति चुना जा सकता है, तो वो निष्पक्ष आचरण नहीं कर सकता है। इसलिए इस संसद के साथ राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा तर्क उन्होंने ये भी दिया था कि राष्ट्रपति चूंकि संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण देश का नेता होता है, इसलिए राज्य विधानसभा सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य जो होंगे उनको इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाना चाहिए, और इस बात पर सहमति हुई थी। और इस तरह सर्वसम्मति से हमारे राष्ट्रपति की ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको संविधान में स्थान दिया गया था, और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर आज तक ये चुनाव संपन्न होते जा रहे हैं। मैं हालांकि ये बात भी आपको शेयर करना चाहूंगी कि हालांकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यताएं होती हैं कि एक उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए या राष्ट्रपति किन योग्यताओं वाला व्यक्ति चुना जाना चाहिए, वो भी निर्धारित किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 58 में ये प्रावधान किया गया है कि एक राष्ट्रपति जब अपना उम्मीदवार बनता है राष्ट्रपति चुनाव में, तो उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। और वो आप सबको विदित है कि जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए और लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, और वो संघ सरकार या राज्य सरकार में उसके किसी प्राधिकरण में लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री या विधायक लाभकारी पद पर नहीं माने जाते हैं। इन पदों पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के पश्चात पद ग्रहण करने से पूर्व उसे उस पद से त्याग पत्र देना होता है। इस तरह ये पद लाभकारी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा, इन योग्यताओं के अलावा कुछ और भी अहर्ताएं होती हैं जो एक राष्ट्रपति को अपने उम्मीदवार का पर्चा भरते समय उसे पूरी करनी होती है। जैसे उसे 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं, उसे 15,000 रुपए की राशि जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है, और जब उसका डाले गए मतों का 6वां हिस्सा अगर वो प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इसके अलावा उसे अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, उसे आपराधिक नहीं होने का शपथ पत्र देना पड़ता है, और अन्य जो प्रविष्टियां उसके आवेदन पत्र में होती हैं वो उसे सारी फिलअप करनी पड़ती है, और इन योग्यताओं वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार बनता है। उनकी जांच की जाती है, उनके आवेदन पत्र की जांच की जाती है, और उसके पश्चात जब वैध पाया जाता है तो ही निर्वाचन प्रक्रिया में वो सम्मिलित किया जाता है, और इस निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से उसका निर्वाचन किया जाता है। इस तरह भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है और आज तक ये सफलतापूर्वक चल रही है। धन्यवाद।